हेलो बच्चों। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने दो प्रकार के दर्पण और उनसे प्रतिबिंब बनाना भी सीख लिया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित हम कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको हम करने वाले हैं। तो 4 प्रश्न जो हैं वो पाठ्य पुस्तक में आपकी दे रखे हैं। पहला है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो इसके लिए देखिए, आपको ये डायग्राम देखना चाहिए। ये देखिए, तो ये एक अवतल दर्पण है। तो मुख्य फोकस को कैसे परिभाषित करते हैं? तो ये जो मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद जो ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर एक बिंदु है। ये सारी किरणें उस बिंदु पर जाके मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ऐसे ये जो अवतल दर्पण है, इसके मुख्य फोकस को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि इसके मुख्य फोकस को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। आपने देखा होगा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये वक्रता त्रिज्या होती है, ये जो वक्रता केंद्र की और ये ध्रुव है, इससे जो दूरी होती है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या जो होती है, आपको पता है, ये मुख्य फोकस से डबल होती है। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है, वो वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है उससे आधी होती है। तो हम दोबारा उस प्रश्न पे चलते हैं। तो हमें वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20/2 कर देंगे। 20/2 आ गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब मतलब वस्तु का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसके लिए भी हम जो है वो प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसको। तो आपको ये 3 तरह के दर्पण होते हैं। इन 3 तरह के दर्पण में आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, ये दर्पण है, ये समतल दर्पण है। तो ये प्रतिबिंब बना रहा है, समतल दर्पण। उसके बाद ये उत्तल दर्पण है। ये देखिए, बीच में से उभरा हुआ है। यहाँ से साइड में से भी देखेंगे तो इस साइड से ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये उत्तल दर्पण है। और ये अवतल दर्पण है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। ये देखिए, इसको अगर साइड से देखेंगे तो ये यहाँ से अंदर की तरफ धसा हुआ है, ये अवतल दर्पण है। तो ये प्रतिबिंब ऐसा बना रहा है, सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन ये वस्तु के समान आकार का ही प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण की तरफ जाते हैं। तो उत्तल दर्पण जो है वो सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, ये भी ठीक है। तो पर ये प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? आवर्धित। आवर्धित मतलब बड़ा। तो आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वो आपको आवर्धित प्रतिबिंब देता है। देखिए, ये बड़ा प्रतिबिंब बना के दे रहा है आपको, और ये छोटा, इसका प्रतिबिंब छोटा है और इसका प्रतिबिंब समान आकार का है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है अवतल दर्पण। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद देखो, जो चौथा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने पढ़ा भी था कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कैसे करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे के दृश्य को, पश्च दृश्य को देखने के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि हमें वाहनों के उत्तल दर्पण को क्यों वरीयता देते हैं, मतलब उसको क्यों चुनते हैं। कोई और दर्पण क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम अवतल दर्पण क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम समतल दर्पण क्यों नहीं इस्तेमाल करते पीछे देखने के लिए? हम उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसके अंदर इसका आंसर देने के लिए हम फिर दोबारा देखते हैं कि क्या इनमें मुख्य फर्क है। तो पहली बात यह है, पहले हम सबसे पहले लेते हैं कि अवतल दर्पण को क्यों नहीं लेते हैं। तो अवतल दर्पण की सबसे बड़ी जो दिक्कत यह है कि जब दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, तो जब दूर की वस्तुएं इसके अंदर आप देखती रही तो ये धुंधली हो जाती है, और एक टाइम के बाद, धुंधली होने के बाद, वो उल्टी भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी आपको। वस्तुएं उल्टी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी।
तो जब दूर की वस्तुएं उल्टी ही दिखेंगी उसके अंदर, तो उल्टी वस्तुएं तो हम नहीं देखना चाहेंगे ना। पीछे कारें आपको उल्टी चलती हुई दिखाई देंगी तो आपको कैसा लगेगा, तो उसका सही अंदाजा नहीं कर पाएंगे आप, और उसकी वजह से जो है वो टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम अवतल दर्पण के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं कि हम अवतल दर्पण इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर हम बात करते हैं समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण जो सीधा दर्पण होता है इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि इसमें तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो मेन कारण है, वैसे तो समतल दर्पण भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी बजाय हम वरीयता किसको देते हैं, उत्तल दर्पण को। इसका एक खास वजह है इसको इस्तेमाल करने की। तो यहाँ पे हम देखो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कारण है। ये देखो, ये हमने एक फुटा रख दिया है यहाँ पे, ये फुटा रख दिया यहाँ पे, इसके पास में सीधा फुटा रख दिया, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये पेंसिल को ले रहे हैं। तो जैसे ही ये पेंसिल जो है ये इस फुट्टे से इधर जाती है, तो आपको इसकी परछाई, इसका जो प्रतिबिंब है वो दिखना बंद हो जाता है, और ये जब ये इसकी सीध में आती है तभी आपको इसका प्रतिबिंब दिखता है। ये देखिए, जब सीध में होती है तभी प्रतिबिंब दिखता है, इससे इधर जाने पे प्रतिबिंब नहीं दिखता है। लेकिन वहीं इसकी जगह पे अगर हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होएगा, ये देखिए, ये उत्तल दर्पण है। तो इसको देखिए, ये यहाँ पे पेंसिल है, और इसको देखिए, इसके इधर भी हम लेके चले जाते हैं ना, जब थोड़ा सा इधर भी देखिए, ये फुट्टे से इधर भी आ गई तभी भी आपको पेंसिल दिखाई दे रही है। फुट्टे से इधर जाने के बावजूद आपको पेंसिल दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार दोनों तरफ जो है, इस तरफ भी आपको ये जो पेंसिल दिखाई देगी, ये देखिए, ये फुट्टे की सीध में, अभी फुट्टे की सीध में है, और आप फुट्टे से कितना इधर ले गए इस पेंसिल को, फिर भी आपको वो पेंसिल दिखाई देती जा रही है। तो मतलब क्या है कि आपको एक बड़ा दृश्य पीछे का देखने को मिल जाता है, ज्यादा जो एरिया है ये कवर करता है उत्तल दर्पण। तो इसलिए हम इसको वरीयता देते हैं उत्तल दर्पण को, पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो इसके अंदर बेसिकली जो दो चीजें हैं, दो कारण होते हैं कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पश्च दृश्य को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण को वरीयता को देते हैं। तो पहली चीज, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब बनना जरूरी है। छोटा होना इतना कोई ज्यादा विशेष बात नहीं, जितना कि सीधा होना उसका जरूरी है। छोटा होने का फायदा क्या है, छोटा होने के कारण आप जो छोटा मिरर लगा सकते हैं, छोटा प्रतिबिंब क्योंकि बनता है, नहीं तो आपको बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा। तो छोटा मिरर लगा सकते हैं, तो ये फायदा है आपका। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा ये है कि जब पीछे की तरफ देखते हैं तो उत्तल लेंस जो होता है वो उभरा हुआ होता है, बीच में से उभरा हुआ होता है। इसके कारण आप जो दृष्टि क्षेत्र है ज्यादा एरिया कवर करता है, क्षेत्र का मतलब एरिया, ज्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए इसको हम इसलिए हम उत्तल दर्पण को वरीयता देते हैं पीछे के दृश्य को देखने की। तो बच्चों, ये अब तक का जो प्रश्न थे ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। मैंने आपको इनको समझा भी दिया है ताकि आपको इनको याद करने में कोई समस्या ना आए। और जो मैंने आपको विभिन्न प्रकार के डायग्राम बना के दिखाए हैं उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण के, उनको आपने पेंसिल से, प्रकार से, फुट्टे से बड़े अच्छे अच्छे तरीके से बनाने हैं, और मुझे दोबारा अच्छे से साफ पेज के ऊपर, प्लेन पेज के ऊपर वो 6 और 2 8 बना के एक बार फिर भेजें, ताकि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है उसको मैं देख सकूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।